बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज और नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कानूनदान आरिफ, साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद आरिफ साहब। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, जिनके इर्द गिर्द मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पटिशन जो है उनकी ज़ेर समात है, जो उस पर जस्टिस जवादुल हसन समात कर रहे हैं। इमरान खान की दरख्वास्त पर जो है वो समात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर फ़रीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। तोशा खाना के अंदर जब उनको डी सीट किया गया था, जब कहा जा रहा है कि नाइल किया जा रहा था, और उसको कंपैरिजन जो है वो सियासी हलकों में नवाज शरीफ की नाअहली से साथ जो है उसको जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं हमारे कानून आरिफ साहब की तरफ। जी आरिफ साहब, तोशा खाना से जो मामला चला और अब इलेक्शन कमीशन के अंदर आ गया इमरान खान साहब की नाअहली से मुतालिक, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? तो ये कि ये जो तोशा खाना वाला केस है, इसके मेरिट पर इस स्टेज पे मेरा ख्याल आपके साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस बिल्कुल अलहदा है और इसके में जो जिस तरह नोटिस दिया गया है और जिस तरह ये फैसला किया जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसा फैसला है जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती और ये बड़ा मानदाना है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त सवाल ये है कि नाअहली का वो मामला जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, क्या वही मामला उसी तरह वही केस है, और क्या वो केस जो इमरान खान का है वो एट पार विद दैट केस है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो नाअहली थी वो परमानेंट नाअहली थी, उनकी लाइफ लॉन्ग हुई थी नवाज शरीफ साहब की, और उन्हें कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, इसमें नाअहली का मामला इसलिए नहीं आता, पहली बात तो ये कि वो कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन, और जिसने आज खुद यानी स्पीकर के रेफरेंस पे नाअहल करार दे दिया। और दूसरी बात यह है कि ये परमानेंट नाअहली नहीं है, ये नाअहली जो है वो एक इलेक्शन की नाअहली है, एक टर्म की नाअहली है, और उसे डी सीट किया गया है। ये इसे आप उसके साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इसमें सारी की सारी बात जो है वो सियासी इसमें तौजीहात है, सियासी इसकी तरजीहात है, और उस कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को बिल्कुल उनके साथ उसी स्टेज पे ला खड़ा किया जाए जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे, और फिर उसके बाद कोशिश की जाए कि जनाब चूंकि अब ये भी नाअहल है और वो भी नाअहल है तो सबकी नाअहली। अच्छा साहब, ये 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था इसमें, और 62(63) में अगर हम अपने नाज़रीन को आसान अल्फाज में बताना चाहें तो क्या फर्क होगा, कैसे फर्क होगा? देखिए, 62(1)(f) जो है, इसमें नाअहली जो है वो होती है परमानेंट नौइयत की नाअहली होती है। कोई शख्स साबित यानी वो सादिक और अमीन साबित हो के भी वो सादिक और अमीन नहीं है। और लेकिन जहां तक ये 62(63) का है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें नाअहली जो है वो एक टर्म की नाअहली होती है। किसी शख्स ने कोई, जिस तरह इनके केस में किया है कि उन्होंने कोई गोशवारों में वो नहीं शामिल किया अपनी आमदनी को, या इस तरह की कोई ऐसी नाअहली जो, और इसका फर्क बुनियादी तौर पर जो आपके सामीन को और नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि पहली नाअहली जो है वो इलेक्शन से पहले की नाअहली है कि कोई शख्स इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं था, तो इसलिए 62(f)(1) जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ये जो दूसरी नाअहली है 63 वाली, ये वो नाअहली है जो इलेक्शन लड़ने के बाद किसी शख्स के ऊपर अगर कोई ऐसी बात आती है, तो यानी जब वो सीट हासिल कर लेता है तो वो उसे नाअहल करार दिया जाता है। और यही इसमें फर्क है बुनियादी तौर पर कि एक नाअहली जो वो पहली जो है वो परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग है, और दूसरी नाअहली जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, वो एक टर्म की नाअहली है। बिल्कुल ठीक है। आरिफ साहब हमारे साथ ही रहेगा। फैजुल्लाह साहब की तरफ चलते हैं। फैजुल्लाह साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई हैं आरिफ साहब ने, सीनियर कानूनदान है आरिफ साहब, और काफ़ी हमारी उन्होंने इस हवाले से रहनुमाई भी की है। एक बात जो इन्होंने इंपॉर्टेंट की है कि जो कहा जा रहा है कि एक सोच है कि नवाज शरीफ साहब के लेवल के ऊपर उनको लेके आया जाए, बराबरी पर नाअहली की जाए और फिर उसके बाद क्लियर किया जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये बात है कहना कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक सियासी इंतकाम का अंजाम है,
और ये सारे को एक सियासी नज़र दे देना ताकि जो मिस डिक्लेरेशन है एसेट्स की, जिसकी बेसिस पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन या जिस बेसिस पे वो डिसीट हुई हैं, वो उसको आप जस्टिफाई करें इस तरह के वो गैर आइनी है या वो गैर कानूनी है या वो गलत तरीके से उनको हटाया गया। ये बात मुझे लगता है करना थोड़ी सी अदब के साथ, चौधरी साहब का हम बहुत अदब करते हैं, हमारे बड़े हैं, हम इनसे सीखते हैं, लेकिन मैं इससे ज़रा इख्तलाफ करूँगा क्योंकि यही सारी इल्ज़ाम जो हैं ये नवाज शरीफ साहब की नाअहली के टाइम पर उधर उस पॉइंट पर नून लीग जो है वो लगा रही थी कि ये सारा एक सियासी इंतकाम है, ये एक सियासी बेसिस के ऊपर सारे केसेस चलाए जा रही हैं। देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 621F के अंडर इस बेसिस पे कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की थी अपने गोशवारों के अंदर, अपने एसेट स्टेटमेंट के अंदर। इमरान खान साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है। फर्क ये है इस वक्त कि इमरान खान साहब की जो इस हद तक, चौधरी साहब ने भी बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है या जिस तरह उनको सीट से हटाया गया है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन 621F की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। ये बात जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बेशतर दफा अपनी जजमेंट्स के अंदर कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 621F की जो प्रोनाउंसमेंट है वो नहीं कर सकता। वो एक कोर्ट ऑफ लॉ करेगी या वो हाई कोर्ट करेगी या वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ पैनमा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो इलेक्शन कमीशन 621F के तहत इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके उनको ताहयात नाअहल कर सकती है? इस चीज के पीछे किसी किस्म का आईनी या कानूनी जवाज नहीं है, और अगर इलेक्शन कमीशन करती है ये तो मेरी नजर में वो बिल्कुल ये गलत फैसला होगा, गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला होगा। तो बात यह है कि इमरान खान साहब की ताहयात नाअहली अब इसकी बेसिस पे आगे हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके लिए रुजू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के साथ कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करके और उनको 621F के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए अगर अदालत को लगता है कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है और 621F के जुमरे में उनका केस फॉल करता है। यही हुआ था ना 2016-17 वाला सारा जो पैनामा का टाइम था, उसमें शताब साहब आपको याद होगा यही एग्जैक्ट चीज हुई थी नवाज शरीफ साहब के साथ। फर्क सिर्फ ये था कि नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बिल्कुल आरिफ साहब, ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि डी आ गया था और नाअहली के साथ साथ इमरान खान साहब को, तो आगे कोई फ्यूचर में कल परसों या किसी वक्त ज़िमनी इलेक्शन आता है तो क्या वो उसमें कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन? क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो नहीं कर सकते, उनकी तो नाअहली इस टाइप की है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो क्या अगर आगे कोई इलेक्शन आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन आता है, तो क्या इमरान खान साहब पे कोई इस किस्म की कदगन होगी कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते? इमरान खान पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये मामला तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर इसे मान भी लिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो उन्हें डी सीट किया है या एक टर्म के लिए ये दुरुस्त फैसला था, तब भी उनका मामला जो है वो नाअहली में नहीं आता और उन्हें रोका नहीं जा सकता इलेक्शन लड़ने से। दूसरी बात यह है कि जो असल मामला इस वक्त आपके जेर बहस है उस पर मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। मामला यह है कि वो उस वक्त भी उपाय ये था कि पार्टी ने उनको नाअहल होने के बाद यानी जो था अपना कायद बना दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारे सदर रह सकते हैं नवाज शरीफ साहब। इसमें फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला ये किया था कि ये जनाब नाअहल जो शख्स है वो पार्टी का चेयरमैन भी नहीं रह सकता, पार्टी के सदर भी नहीं रह सकता। ये मामला था। अब यहाँ जो मामला है, पहली बात तो ये है कि वो नाअहल हो जाए सुप्रीम कोर्ट तक और नाअहल भी उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाए परमानेंट बुनियादों पर, लाइफ लॉन्ग। फिर उसके बाद फिर वो फैसले का इत्तलाक होगा कि फिर वो उस पार्टी के हेड नहीं रह सकेंगे पीटीआई के। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये इलेक्शन जिसका मामला आया अदालत में इलेक्शन कमीशन के पास और उन्होंने उन्हें डिक्लेयर कर दिया, इस हद तक मामला जो है ये खत्म हो जाएगा, यानी जब नया इलेक्शन आएगा तो।
बिल्कुल ठीक। मैं अगर जी, जी, थोड़ी बिल्कुल, सी जी, जी। शदाब साहब रहनुमाई अपनी भी ओपिनियन इधर दे दूं। आप बल्कि आरिफ साहब से सवाल कर सकते हैं। देखें सवाल बात यहाँ पे ये है कि जो आपने कहा अगर जिमनी इलेक्शन होते हैं, जो जनरल इलेक्शन अगले या उससे पहले कोई इलेक्शन होते हैं, तो क्या इमरान खान साहब उसमें कंटेस्ट कर सकते हैं? तो मेरी नज़र में नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 63 के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक टर्म की है। तो अगर एक टर्म की है तो वो पार्लियामेंट का 5 साल का जो टेन्योर है उस सारे के लिए है। अगर आप बीच में जिमनी इलेक्शन में उनको कंटेस्ट करने की इजाजत दे दें तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पूरा मकसद है वो खत्म हो जाएगा। देखिए ना, अगर इमरान खान साहब को आप कहते हैं कि जी आपकी सीट वेकेंट है, आप 62 आर्टिकल 63 के तहत सीट से हटाए गए हैं, और उसी सीट पे ज़िमनी इलेक्शन होता है और फिर से इमरान खान साहब कंटेस्ट कर लेते हैं, तो वो सेंस नहीं बनेगी। जो आइन के पीछे जो ये इंटेंशन थी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कि एक टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो खत्म हो जाएगी। वो तो जो बंदा भी फिर आर्टिकल 63 के तहत डिस्क्वालीफाई होता है वो उसी वक्त जो उसी सीट पे वापस इलेक्शन होगा उस पे वापस अब इस पे ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये 5 साल हुकूमत जो है ये जो बन गई चली गई, अब जब तक नए जनरल इलेक्शन खान साहब इसमें ज़िमनी इलेक्शन में नहीं आ सकते। हाँ नहीं, ये दुरुस्त बात है, इन्होंने सही कहा। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन, ये टर्म का मतलब 5 साल टर्म है, यानी टर्म जो है उसको में ज़िमनी यानी इलेक्शन नहीं शामिल हो सकता। ये वाकई इन्होंने दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन यानी एक दफा आप उन्हें डी-सीट करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा वो इलेक्शन लड़के आ जाएंगे, तो फिर तो वो उसकी रूह के खिलाफ बात है। बुनियादी फलसफा यही है दोनों के 62(1)(f) के तहत और 63 के तहत, कि आपने एक हद फासिल कायम की है, डिस्टिंक्शन है दोनों में। एक जो है वो परमानेंट किस्म की नहली है और एक नहली जो है वो है एक टर्म के लिए। तो दोनों बातें जो है उनको अलग-अलग देखा जाए, और इसके वाकई ये बात दुरुस्त है कि सियासी तौर पर इसे ना देखा जाए। इसे ये जो मुझे खुशी हुई, मेरे दोस्त ने बिल्कुल ध्यानदारी से जो बात हमें कानून के तालिब इल्म के तौर पर करनी चाहिए वो उन्होंने की, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह बात समझनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि अगर वो अपनी हदों को फलांगता है तो वो इल्जाम जो है जो इमरान खान लगा रहे हैं वो इल्जाम बिल्कुल सही साबित होता है। और ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर इलेक्शन कमीशन एक तरफ वो पार्टी के तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं और फिर इलेक्शन कमीशन अपने अमल से, अपने एक्शन से भी अपने आप को ये साबित कर देता है कि उसका रवैया मानदाना है, बाइस्ड है, तो उसके बाद फिर इलेक्शन पाकिस्तान में जो कि जरूरी है, जब भी वो इलेक्शन होंगे और यही इलेक्शन कमीशन अगर होगा तो उसके बाद तो उसके नतायज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दोनों पार्टियां कहेगी, जो भी जीतेगा वो कहेगा कि जी ठीक इलेक्शन था, दूसरा जो है, और वो इम्पासी और वो प्रॉब्लम जिसमें वो क्वागमा है जिसे कहते हैं पाकिस्तान, जिसमें फंसा हुआ है और जिसमें से निकलना हर सूरत में जरूरी है। भले उसमें कोई जीते, लेकिन एक दफा मुक़्तदर कुव्वतें जो है इस मामले को देखकर इलेक्शन इस तरह का करवा दे कि जिसपे उंगली ना उठाई जा सके, और भले अगर कोई थोड़ी बहुत उंगली उठाई भी जाए तो वो दुनिया के बाकी इदारे जिन्होंने मॉनिटर किया हो उनकी रिपोर्टें और हर चीज जो है वो ये क्लियरली कह रही हो कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं, तब पाकिस्तान इस गर्दाब से निकलता है और पाकिस्तान की दुनिया में क्रेडिबिलिटी बनती है। और इट इज हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं समझता हूं कि इस मामले में किसी को भी अगर पाकिस्तान से कोई जरा बराबर भी दिलचस्पी है तो वो पॉलिटिकल अपनी जो इंक्लिनेशन है या सियासी उनका की मोहब्बत किसी के साथ या रगबत है उसको एक तरफ डालते हुए ये बात तय कर ले कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला, जो जरूरी मसला है, वो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का है, और वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ इलेक्शन की सूरत में हासिल हो सकती है। इसके बगैर पाकिस्तान को इस भंवर से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन देखें, अब अगर आप इजाजत दें, ये बात इन्होंने सही की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन जितना भी है आपका हो जाए, पाकिस्तान का अलमिया यह है कि 1947 से लेकर अब तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिस मेरी नजर में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर जो पार्टी हारी हो वो तस्लीम करते कि इलेक्शन सही हुआ है। 2013 के अंदर इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब ने कहा मैच फिक्सिंग हुई है, 35 पंचर वाला उन्होंने नारा लगाया, बाद में पता चला नहीं था, उनका जी सियासी बयान था। 2018 के इलेक्शन हुए, उसके अंदर नून लीग ने सामने आके कहा कि जी ये धांधली हुई है,
और इमरान खान साहब को जो है वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो पहले जो है वो अमरीकी साइफर वाली बात निकल आई, उसके बाद हुआ कि जी कुछ शख्सियात जो हैं उन्होंने जानबूझ के मुझे निकाला और बार बार एक बयानिया बनाए गए, बयानिया चेंज करते गए और नए बयानिया बनाए गए कि जी मुझे इस तरह निकाला गया और मुझे इस वजह से निकाला गया। तो बात यह है कि यहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन के गैर जानबदार होने ना होना, वो तो मुझे लगता है हम कभी एक मुतफिका राय इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी सी नहीं बन सकेगी, क्योंकि जो हारेगा वो कहेगा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुझे जानबूझ के हराया और मेरे खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने सियासतदानों के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी लानी होगी, एक डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी लानी होगी कि वो तस्लीम करें एक इलेक्शन को कि जी ठीक है ये इलेक्शन हुए हैं, मैं तस्लीम कर दूं अपनी हार, और जो पार्टी हारे वो आके ऑपोजिशन में बैठ कर और ऑपोजिशन का जो है वो रोल निभाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक लेवल की मेच्योरिटी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल लीडर्स में नहीं है। जो हारता है, जो इमरान खान साहब जब से बाहर निकाले गए हैं इक्तदार से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उन्होंने कितनी दफा कोशिश की है कि किसी तरह असेंबलियां टूट जाएं, खत्म हो जाए, हुकूमत चलने ना दें, ये ना करें, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए। तो बात ये एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी हमने अपने अंदर लानी होगी। जो बात एक सेकंड थोड़ी सी मैं अर्ज कर दूं कि ये जब हम डेमोक्रेटिक, मैं माफी चाहता हूं आपकी मुदाखलत तो नहीं हुई? नहीं सर, नहीं बोले। अच्छा, वो ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी वाली बात है, ये बहुत हम आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। इसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि जो इलेक्शन हो उसमें कोई तीसरा फरीक ना हो जिसका कोई इंटरेस्ट हो, और ये लोगों को नजर आ जाता है। ये जो बात है ना कि इलेक्शन में सब जो थे उनको लोगों ने डाउट किया और उनकी क्रेडिबिलिटी को नहीं माना, ये बात तयशुदा है। इसमें चाहे मुस्लिम लीग नून है या इसमें पीपल्स पार्टी है या इसमें पीटीआई है, जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने आके अपने तौर पर ये बरबला कहा है कि पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन जो है वो गैर जानबदाराना नहीं हुए। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि जिन लोगों ने खुद, वो फोर्सेस जिनको हम कभी जिक्र नहीं करते थे, जब उन्होंने खुद तस्लीम कर दिया कि जी हम इनकी उंगली पकड़ के लेके फिरते रहे, भले इमरान खान कहें कि जी मुझे नहीं उन्होंने सपोर्ट किया, ये बात उनकी तरफ से आती है कि जनाब हमने इन्हें सपोर्ट किया, हम इन्हें लेके चले। भले नवाज शरीफ कहे कि जी हमें ये मुदाखलत नहीं हुई, इसके बावजूद जो इलेक्शन मैनेज किए गए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट मौजूद है जिसमें वो जो उस वक्त बनाई गई पार्टी इन सब लोगों की मिलके, उसमें उन्होंने रोल किसका था, एस्टेब्लिशमेंट का रोल था। असलम बेग वाला केस देख ले। तो ऐसी सूरत हाल में बुनियादी बात हमें सबको मिलकर ये करनी चाहिए और बड़े दयानतदारी से करनी चाहिए कि इलेक्शन उस वक्त काबिल कबूल होंगे सबके लिए, और पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी जब कोई तीसरी कुव्वत उसमें ना आए। और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी इंतखाब आप जानबदारी से नहीं, गैर जानबदारी से करें, और उसके बाद कोई तीसरी कुव्वत दरमियान में मुदाखलत न करे और कहा जाए कि ये जनाब हमारे बका का मसला है। इलेक्शन के ऊपर उठने वाले सवालात जो है वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर सवालात तब हो सकता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो। लेकिन आरिफ साहब एक चीज एक थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। जैसे अभी आपने भी कहा कि मुख्तलिफ हलकों को चाहिए कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएं। खान साहब से भी मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, खान साहब भी बार बार यही बात करते हैं कि मुख्तलिफ हलकों को चाहिए कि वो इलेक्शन करवाएं। एक तरफ तो मुख्तलिफ हलके अपने आप को तमाम इस तरह की चीज़ों से दूर रखते हैं, दूसरा फिर हमारे ही सियासतदान बार बार जो सब कहते हैं कि भाई आए मुख्तदर हल्के इलेक्शन करवाएं, शफाफ कराएं, तो वो तो अपने आप को ला के फिर बीच में मेरा ख्याल अपने ऊपर कीचड़ ही चुराने की कोशिश। सॉरी, कता कलामी के लिए माजरत चॉइस साहब, अगर एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ अर्ज कर दूँ, कता कलामी के लिए माजरत सर। बात यह है कि सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और एक आइडियल वर्ल्ड में बिल्कुल यही होना चाहिए कि इलेक्शन हो, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं इलेक्शन के अंदर सिर्फ वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन्वॉल्व हों और किसी का अंदर अमल दखल ना हो, ताकि तभी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो चलेगी और जमहूरियत का जो हुस्न है वो उभर के बाहर आएगा। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा यहाँ पे इस करंट जो रियलिस्टिक सिनेरियो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। शदाब साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि हमने बेशतर जलसों में, मैंने खुद सुना खान साहब ने खड़े होकर कहा कि जी जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो एंटर करें डेमोक्रेट हमारे इलेक्शन वाले सीन में और मुझे वापस हुकूमत के अंदर इंस्टेट किया जाए।
खान साहब ने खुद अपने बयानिए जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली उस पर कितनी दफा तब्दील की है। पहले खुद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रही थी और वो सारा मामला चल रहा था तो खान साहब ने बाहर आके कहा कि ये न्यूट्रल है, इनको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, मेरे हक में बात करें। और फिर खान साहब ने अब बाहर आके कहा कि नहीं वो एक शख्स था उसने मेरे खिलाफ सारी की, न्यूट्रल नहीं था। तो ये थोड़ी सी बातें जो है मुझे लगता है कि इनको अपना बयानिया जो भी वो बना रहे हैं वो भी सबसे जवाब ले लें। जी साहब। शादाब साहब, पहली बात तो ये कि मैं इमरान खान को बिल्कुल बहुत सेफ नहीं कर रहा और ना मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ना ही मेरी ये ख्वाहिश है कि हम जो कानून के तालिब इल्म में जब हम बात करें तो हमारे ज़हन में किसी खास शख्स का या खास पॉलिटिकल पार्टी का नुक्ता नजर हो। मेरे नजदीक इमरान खान इतना अहम नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर क्रेडिबल इलेक्शन जो है वो अहम है। और वो इलेक्शन अगर आपको याद होगा तो जो 1971 में इलेक्शन 1970 के इलेक्शन थे, वो इलेक्शन जो थे बुनियादी उस वक्त हमने वो देखे इलेक्शन, और उसमें इलेक्शन जो थे वो गैर जानबदारी से हुए। उसके नतायज हमने तस्लीम नहीं किए, ये अलग बात है। और उसकी वजह ये थी कि वही मुख्तदर कुव्वतें जिन्हें आज हम कह रहे हैं कि वो इसमें मुदाखलत इस हद तक करें कि इलेक्शन सही हो, वही मुख्तदर कुव्वतों ने फैसला किया था कि हम इस इलेक्शन जो है वो गैर जानबदार होने कराएंगे। हम ये उन्हें नहीं कह रहे कि वो आके मैनेज करें इलेक्शन, नहीं। वो चूंकि दो ऐसी कुव्वतें आ गई है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो 13 पार्टियों पे मुश्तमिल है, वो इक्तदार में है, वो हर सूरत में इक्तदार पे रहना चाहती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो इक्तदार से बाहर आई है, उसको जो जैसे भी कहा जाए, वो कहती है कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। अब फैसला ये करना है कि क्या इलेक्शन इस वक्त कराना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है या नहीं है, और वो किस तरह फैसला होगा ये देखना जरूरी है कि क्या पाकिस्तान की इस वक्त जो क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ी है, क्या पाकिस्तान को माशी तौर पर कोई इस्तेहकाम मिला है, और क्या ये और दुनिया भर में ऐसे होता है जब सूरत हाल ऐसी बिगड़ जाती है, भले बड़ी अच्छी पॉलिटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो खुद रिजाइन कर देती है कि नहीं भाई ये चीजें हमसे संभाली नहीं जा रही, हमें मैंडेट चाहिए। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इनके पास मैंडेट जो है, भले कि इन्होंने अगर कोई इनका हामी होगा तो वो कहेगा कि जी वो देखो जी आए हैं बिल्कुल उसी आईनी तरीके से आने के बावजूद भी इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में नहीं बनी, इन्हें किसी ने तस्लीम नहीं किया। और फिर इनकी जो आप देखें इस तरह का लीडर ऑफ द अपोजिशन जिस तरह का मौजूद है या जिस तरह की सूरत हाल असेंबली में मौजूद है, इसे दुनिया तस्लीम नहीं कर रही। तो हमें खुदा के वास्ते हमें अपने आप हालात को देखना चाहिए कि भाई छोड़ दें को कौन क्या कह रहा है, किसका क्या साइफर का बयानिया था, उसके भले 10 बयानिए हो, कल को लोग रिजेक्ट कर दें कि जी इसने बयानिए बदले हैं, ये गलत बात कह रहा था, वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा ले आए। लेकिन चूंकि अभी तक ये डिलीवर नहीं कर सके, और डिलीवरी का चैलेंज जो था इन्हें दरपेश, ये कह के आए थे कि जनाब हम डिलीवर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को उस मुसीबत से हम निकालना चाहते हैं जिसमें वो फंसता जा रहा है इमरान खान की वजह से। तो अब तक तो ये चीज सबके सामने आ गई है कि जनाब ऐसा नहीं कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वादा था और दावे किए गए थे कि पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालेंगे, लोगों को सहूलतें देंगे, लेकिन आज भी लोग उससे ज़्यादा तड़प रहे हैं। पेट्रोल, बिजली, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी तो क्या एक मिडिल क्लास की भी रेंज से बाहर होती जा रही है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से। क्या इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अबूरी हुक्म तो जारी किया गया है। अब इस पर ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत के इख्तियारात हैं या नहीं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से कार्रवाई की गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं उनको, फवाद चौधरी सीनियर रहनुमा है, असद उमर भी सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, इनको नोटिस जारी कर रखे हैं जिसको चैलेंज किया गया है। और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात तौहीन अदालत के हैं या नहीं, इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक बेंच ने जो है वो फ़िलहाल कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को जारी रखने का हुक्म दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो अदालत हाई कोर्ट के अंदर केस है उसको जल्द निपटाया जाए, उस पर हाई कोर्ट अपना फैसला सादिर करे। अज़हर सदीक साहब सीनियर कानूनदान हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम शादाब साहब, जी, मुबारक हो जी आपको, खास तौर पर लाहौर प्रेस क्लब का मार्का मारने पर। चले थैंक यू। आपने तो इसका मतलब है कि वो अब सबूत के साथ मुबारकबाद दे दी है, रिकॉर्डेड रिकॉर्ड मुबारक। पे रहे ना ये चीजें सारी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर साहब, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में इख्तियारात के हवाले से तौहीन अदालत के इख्तियार है कि नहीं है, क्योंकि इस पर आपका भी एक मौक़िफ़ है, वो भी हम सुन चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कार्रवाई तो जारी रखने का कहा गया है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि तेज़ जो है वो इलेक्शन जो हाई कोर्ट है वो उस पर ज़रा स्पीड, तो हाई कोर्ट में क्या मामला चल रहे हैं? अच्छा, मैं बता दूं आपको, बुनियादी तौर पर सेक्शन 10 है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत, यानी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत, यानी पहली तो बात है अदालत है नहीं, और इसको कह दिया कि तौहीन का, अब ये देखा ना, कल किसी ब्यूरोक्रेसी की तौहीन हो तो ये तो काम फिर ये चल ही नहीं सकेगा। कोई भी इदारा कहे जनाब मेरा हुक्म नहीं माना तो जा सके, ये तो ये इख्तियार सिर्फ, क्योंकि आइन के आर्टिकल 204 ने ये सिर्फ इख्तियार दिए अदालतों को, तो इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है और ना ही ट्राइब्यूनल है। तो यानी इसलिए बुनियादी तौर पर यहाँ क्या है, यहाँ सेक्शन 10 या लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, उसमें लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। पिंडी बेंच में भी इमरान खान साहब वगैरह की तरफ से चैलेंज हुआ था, फवाद की तरफ से, इस तरह सिंध हाईकोर्ट में भी चैलेंज हुआ था। तो इन सारे दरखास्तों को इकट्ठा करने का कहा था, एक हाईकोर्ट सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मामला अभी तक जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करती है तो एक हाईकोर्ट पे कैसे ले जाया जा सकता है, तमाम हाईकोर्ट अपने तौर पर फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर जाने से रोक दिया। ये इसी की एक कड़ी आप यूं भी ले सकते हैं कि जो तोशा खाना वाले केस को अगर आप देखें, तोशा खाना के केस में भी इलेक्शन कमीशन ने एक अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। अब सेक्शन 137 में तो नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिस है। करप्ट प्रैक्टिस सेक्शन 167 में डिफाइन और 176 में सजा दी हुई है, और उसके लिए ट्रायल कोर्ट ने सजा, जब तक कोई कोर्ट ना सजा सुना दे इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया, और वो कोर्ट ने ट्रायल चलेगा, ट्रायल होकर सजा होगी, अगर सजा हो गई तो फिर आप कह सकते हैं सेक्शन 232 के तहत नाअहल हो जाएगा। तो ये वाला मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में इससे पहले तोशाखाना पे लार्जर बेंच बन चुका है, लेकिन ये इमरान खान साहब की तरफ से कल लाहौर हाई कोर्ट में मामला ये गया, और वहां जस्टिस जवाद हसन ने सारे मामला सुने, कई सवाल सामने रख दिए, और इलेक्शन कमीशन की अपनी साख कह दे, अपनी इस्तात कह ले, अपने जुरिसडिक्शन कह दे, उसके ऊपर अब सवाल आ गया है कि क्या वो कोई अदालत है, क्या वो इस तरह के ऑर्डर पास कर सकती है। इन सारे मामले पे अब कल जो है अपना अब अदालतों के सामने मामला आ गया है, और एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है। अल्टीमेटली जो है ना, ये इख्तियारात जो है इलेक्शन कमीशन के कलअदम होने हैं। बिल्कुल ठीक है। अजहर साहब हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। फैजुल्ला साहब, आप क्या कहेंगे? अजहर साहब ने जो गुफ्तगू की इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि अजहर साहब ठीक बात कर रहे हैं कि जब नहीं है तो तौहीन अदालत कैसे होगी? देखिए, पहले तो जो इख्तियारात 62(1) वाले हैं वो तो मैं पहले आपको पहले भी मैंने इस पे अपना ओपिनियन दिया, वो ये है कि 62(1) की हद तक तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। लॉ इस पे और जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत क्लियर, और इसके ऊपर अभी तक दो राय मुझे लगता है नहीं बन सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय तब्दील करती है तो फिर इसके ऊपर कोई दूसरी साइड का कमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक 62(1) की हद तक तो इलेक्शन कमीशन के पास ये डिक्लेरेशन करने की पावर नहीं है। अब बात आ गई जो बात साहब ने की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली, जो सेक्शन 10 के अंदर जो पावर दी हुई है, अब उस पावर को चैलेंज, देखें क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है या नहीं है। कानून तो कहता है पावर है, अब कानून वो गलत है या नहीं है वो अदालत ने देखना है, क्योंकि अगर सेक्शन 10 ने आर्टिकल 204 की पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी है, तो वो पावर इलेक्शन कमीशन के पास करंटली है तो सही, कानून ने कह दी है। अब अगर वो कानून आपने चैलेंज करना है कि वो कानून जो है वो अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसकी जो प्रोविजंस हैं वो मुतरादिफ हैं आइन की प्रोविजन से, तो वो आप एक चीज जो है अदालत के अंदर आर्ग्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा कमेंट तो वैसे भी अदालत के अंदर एक चीज सब जुडिस है उस पर नहीं किया जा सकता। वो अब देखना है कि अदालत इसके ऊपर अपनी राय क्या देती है कि क्या सेक्शन 10 वाली जो ये आर्टिकल 204 की पावर्स इलेक्शन कमीशन को दी हैं वो आईनी तौर पर दुरुस्त दी हैं या नहीं दी। इसके पीछे इंटेंशन क्या थी देने की, वो तो समझ आती है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मुझे लगता है आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद शायद सबसे जरूरी
एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन या इलेक्टोरल रिलेटेड चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने देखती हैं। आपकी जमहूरियत को इफेक्टिवली रेगुलेट इलेक्शन कमीशन करता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को मलाइन करना शुरू कर दिया जाए जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को एक प्रोटेक्शन दी है, उसको मलाइन करने के खिलाफ एक डेटरेंस दी हुई है उस आर्टिकल 204 की पावर इलेक्शन कमीशन को कन्फर करने से। अब वो पावर जो है, वो जो सवाल ये है, और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या कंटेम्प्ट, आप एक तरफ अदालतें कहती हैं कि जी कंटेम्प्ट कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट नहीं है, क्योंकि वो 61F की डिक्लेरेशन जो है वो सिर्फ कोर्ट दे सकती है और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। तो क्या एक चीज जो कोर्ट ही नहीं है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आईनी हैसियत की पावर जो है वो दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? यह एक बहुत दिलचस्प अच्छा अजहर साहब, एक थोड़ी सी ये रहनुमाई कीजिए। इलेक्शन कमीशन भी एक बिल्कुल बड़ा इदारा है और उसकी जिम्मेदारी बहुत अहम है, यानी कि आपके जो मुस्तकबिल के हुक्मरान हैं उनका इलेक्शन करवाना और बड़ी ईमानदारी से उसका रिजल्ट देना और बड़े अच्छे तरीके से उसको हल करना आपके मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार इस इदारे के ऊपर है। अब कोई शख्स, कोई पार्टी का रहनुमा हो या कोई भी शख्स हो, वो उठ के इस इदारे को गालम गलोच शुरू कर दे, इस इदारे के सरबराह के बारे में इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दे, तो कुछ ना कुछ तो इख्तियार होना चाहिए ना, वरना तो फिर ये तो जो मर्जी इस पर प्रेशर डाल के अपनी मर्जी से चीज़ें करवानी शुरू कर दे। अगर आप सिविल कोड के बाद सेशन कोड या बाकी चीजों को कहें, वो तो देखें ना, कोर्टों के तहत कोर्टों ने राइट एंड लिबर्टीज, राइट एंड लायबिलिटीज डिसाइड करनी होती है। अब इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में अब जिस तरह के आपके सामने देख लिए, अब तो हर एक आदमी कह सकता है कि वो बायस्ड है, और जिस तरह की वो प्रोसीडिंग लेकर चल रहा है वन साइडेड, तो ये अब आप यहाँ इन हालात में देखें तो ये कितना खतरनाक हथियार है उनके पास कि वो अपने जायज नाजायज हुक्म को इस तरह बनवाते रहेंगे। मैं नहीं समझता ये नहीं, लेकिन अजहर साहब उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है, इदारा सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा हुआ है। नहीं, सवाल ये नहीं है शादाब साहब, सवाल ये है कि अभी मिसाल के तौर पर उन्होंने कंटेम्प्ट के कितने की हमारी अदालतों ने अब तो आपको पता है कि कंटेम्प्ट का ये इख्तियार तनकीद करने के ऊपर जो है वो तो तकरीबन खत्म ही हो गया है। कंटेम्प्ट का इख्तियार होता है अपने अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जितने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है ये उनकी जात की हद तक है। तो आप यहाँ यानी डेफामेशन और ये माइल्डेस्ट डेफामेशन, जैसे बुशरा वाला मामला आपके सामने आया था जज साहब का इमरान खान साहब के हवाले से, और वहां टेररिज्म भी हो गई और वहां हमने ये भी देखा। तो ये जो कंटेम्प्ट का इख्तियार इस हद तक तो शायद किसी स्टेज पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आप आइन में कर सकते हैं, लेकिन वजह है कि उनका ऑर्डर फाइनल नहीं है, उनका ऑर्डर फाइनल नहीं है। जब एक ऑर्डर फाइनल हो जाए तो फिर फाइनल ऑर्डर के आप कह सकते हैं, वहां बुनियादी तौर पर ये इसलिए दिया गया है कि ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद मुमकिन हो सके। तो ऑर्डर पे अमल दरामद के हवाले से तो वो तो हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। आप बता दें ऑर्डर पे अमल दरामद तो करना है आपके वफाकी इदारों ने, और वो इख्तियार पहले ही आइन ने दिए हुए हैं कि तमाम जो इदारे हैं वो मदद करेंगे आर्टिकल 220 के तहत, अपना 222 के तहत, कि वो मुआवनत करेंगे इलेक्शन कमीशन की उनके इख्तियार पर अमल दरामद के हवाले से। तो ये तौहीन अदालत का इख्तियार मैं नहीं समझता, ये ना सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि इसने इतनी कंट्रोवर्सी सामने रख दी है, इतने मसाइल पैदा कर दी हैं कि जिसकी वजह से ये सारे मामला तब आप देख रहे हैं, और जो इख्तियारात इस तरह के आ रहे हैं और वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। यानी अभी तक बता देना कि उन्होंने अपने फैसले पे अमल दरामद के हवाले से कितनी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है। सारी की कार्रवाइयां उनकी जात भी। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो भैया आपको भुगतना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। और वहां एक वैसे भी मिसनॉमर है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि वो रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो अपने आप को समझ नहीं, हम आज भी जज हैं, भैया आप जज नहीं है यहाँ पर बैठे हुए, तो वो इस इख्तियारात को उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी जाती राय के मुताबिक मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए उसने शख्सियात के फैसले नहीं करने होते, उन्होंने इदारों के जिम्मे लगाना है कि आप बैठकर इलेक्शन कराएं या ना। इसके अलावा उनके पास और क्या इख्तियार है? और आइन के आर्टिकल 220 ने वो इख्तियार तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये तो गैर जरूरी इख्तियार है जो सेक्शन 10 के तहत दिया हुआ है, और ये मैं नहीं समझता कि मौजूदा दौर में अब ये राह जा सकता है। कंटेम्प्ट का लाभ बहुत हद तक बदल चुका है। इवन अदालतें अपनी शख्सियत पर तनकीद, यानी कितनी अदालतों के ऊपर तनकीद हुई है और आपने कितना देखा है जहां अदालती फैसलों को और बैठकर जो फाइनल हो जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तौहीन अदालत के पीछे केसेस देख लें कि जिनमें सजाएं हुई हैं,
वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, फाइनल हो चुके हुए थे, उस पे ऊपर आप तनकीद करना और मैं अजहर साहब कता कलामी के लिए माजरत, अगर मैं थोड़ी राय इसी बात पर सामने रख दूं। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदालतों आजकल जनरली हम देख रहे हैं कि अदालतों का रुझान ये है कि अगर अदालतों की तनकीद की जाए किसी बात पर तो उसकी ऊपर जो या अदालत के खिलाफ कुछ बोला जाए तो अदालतें जो है वो डिस्क्रेशनरी तौर पर नहीं करती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा नहीं देती, अपॉलजी के ऊपर छोड़ देती हैं। बट अदालतों के पास फिर भी इख्तियार मौजूद है कि वो अगर अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए या अदालत को अब्यूज किया जाए तो अदालत के ऊपर निहाल हाशमी वाला केस हमारे सामने है जो 2018 से पहले पैनामा वाले, उसके बाद जो थोड़े अरसे में नूली के कुछ लोगों के साथ ये उनको सजाएं दी गई थी, वो हमारे सामने है। सॉरी, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट, बहुत माजरत साहब, बात यहां पर यह है करंटली कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 204 के तहत ये एक पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो ओवरसी करना है इलेक्शन कमीशन ने, वो प्रोटेक्टेड रहे और इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टेंटली मिलाएंगे स्कैंडलाइज ना किया जाए। क्योंकि होगा ये कि जब भी इलेक्शन कमीशन को मिलाएंगे स्कैंडलाइज किया जाएगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो भी डेमोक्रेटिक आपका आगे काम हो रहा है इलेक्शन रिलेटेड वो सारा मिलाइन और स्कैंडलाइज हो जाएगा और आपकी जमहूरियत को एक बड़ा वाज़ेह तौर पर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये समझ आती है कि जब ये कानून बना इलेक्शन एक्ट 2017 तो ये पावर जो है ये इलेक्शन एक्ट को दी गई कि आर्टिकल 204 वाली जो कंटेम्प्ट है वो ही पावर्स आपके पास हैं और आप उस पर प्रोसीड कर सकती हैं। अब आर्टिकल 204 तो ये खास तौर पर बात करता है कि जहां भी अदालत स्कैंडलाइज या अब्यूज हो रही है वहां वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जवाब दे दूं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूं, पहली तो बात है कि आइन के आर्टिकल 204 के तहत इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार है सिर्फ अदालतों को, तो लिखा हुआ है वहां पर। ये तो सेक्शन 10 ने आकर वो इख्तियार जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया कि वो इलेक्शन कमीशन को दे दें, और मैं नहीं समझता पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया जा सकता है। आप बता दें, हर इलेक्शन के ऊपर एतराजात उठते हैं, जब बार एहतजाज करते रहे, ये मौजूदा हुकूमत ही देख लें, ये सड़कों में निकल के क्या क्या बातें करते रहे इलेक्शन कमीशन के बारे में, आरटीएस के बारे में, क्या कितने का आरटीएस के बारे में जितनी बातें हुई, कितने तौहीन अदालत के नोटिस ले लिए। ये तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जात के लिए, अपने मुफाद के लिए इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तो बात हो रही है कि सेक्शन 10 जो है वो आइन के आर्टिकल 204 से मुतसादम है। सेक्शन 4 का 10 के अंदर ये इख्तियारात नहीं दिए जा सकते कि जो आइन के आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों को है। या तो आप इलेक्शन कमीशन को अदालत बना दे, फिर तो समझ आती है बात। तो इसलिए ये वाली बात है ना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस तरह के ड्रैकोनियन इख्तियार नहीं दिए जा सकते। हम अभी देख लिया है कि जिस तरह के इख्तियार वो इस्तेमाल करता रहा है, यानी वो तो बात ही नहीं करने दे रहा। भाई आप इलेक्शन कमीशन के बारे में इतने सवाल उठे हैं और पाकिस्तानी तारीख में एक एक चीज सामने वाज़ेह हो गई है कि एक सियासी जमात के ऊपर जिस तरह चढ़ाई की हुई है दूसरी सियासी जमातों पे नहीं है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। आप कोई भी ले लें, आप बल्दियाती इलेक्शन देख लें। बहुत शुक्रिया आज़र सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से बताया। नाज़रीन, मामला क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर है, इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत के इख्तियार हैं नहीं हैं, जो भी आइन में दिया गया उसकी इंटरप्रिटेशन अदालत का काम है। उसके बाद फिर इस पे डिस्कशन की जा सकती है मज़ीद कि क्या इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के इख्तियारात दिए गए या उनके पास तौहीन अदालत के इख्तियारात नहीं है। फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी और शादाब रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अज़हर सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और चौधरी आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया। नए आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।